नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट और ये है एपिसोड नंबर 15। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। आज का टॉपिक है प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय, टेरिटोरियल स्टेट्स एंड राइज ऑफ मगध। दोस्तों, इस यात्रा को रोमांचक बनाने के लिए हमेशा की तरह कुछ सवालों से शुरुआत करेंगे। इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बड़े राज्यों की उदय की परिस्थितियां क्या थीं? कंडीशंस फॉर द राइज ऑफ लार्ज स्टेट्स। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हम वैदिक काल से आगे बढ़े, जिसे वैदिक काल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के आते आते तक सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा था। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब अधिशेष उत्पादन होने लगा था। एग्रीकल्चर अब केवल जीविका चलाने का साधन नहीं थी, इससे अतिरिक्त उत्पादन करती थी। आजीविका से अधिक उत्पादन होने लगा था। अब इस उत्पादन का व्यापार होने लगा, सोशल एक्सचेंजेस होने लगे और ट्रेड होने लगा उनका। तो ये जो अधिशेष उत्पन्न हुआ है, इस अधिशेष ने बड़े राज्यों की परिस्थितियां पैदा की। तो इसी को विस्तार से समझते हैं और इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि बड़े राज्यों के उदय की परिस्थितियां क्या थीं। आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। बड़े राज्यों की उदय की मुख्य परिस्थितियां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक थीं। कृषि के विकास ने अधिशेष उत्पादन को संभव बनाया, सरप्लस प्रोडक्शन को संभव बनाया, जिससे व्यापार और शिल्प कला का विस्तार हुआ। दोस्तों, इसी के साथ जनसंख्या वृद्धि हुई और स्थायी बस्तियों ने राजनीतिक संगठन को मजबूत किया। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो अनरेस्ट हो सकते हैं लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो सकती हैं। इसके लिए राजनीतिक संगठन बनाए गए ताकि लोगों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। तो राजनीतिक संगठन और मजबूत हुए पहले की तुलना में। साथ ही दोस्तों, लोहे के उपकरणों ने कृषि के उत्पादन को और युद्ध में श्रेष्ठता को बढ़ा दिया। अब लोहे के उत्पादन से कृषि उत्पादन भी बढ़ा और युद्ध में भी श्रेष्ठता प्राप्त हुई। पहले से बेहतर युद्ध कौशल आ गया। इन सभी कारणों ने बड़े राज्यों को के उदय में योगदान दिया। तो ये तो था बड़े राज्यों के उदय का कारण। अब इन कारणों को हम फिर से 4 बिंदुओं में बांट के पढ़ते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में लिखते समय बिंदुवार चीज़ों को लिख सकें। तो पहला बिंदु बनाइए आर्थिक विकास। तो इसमें लिखें कि कृषि में प्रगति के कारण अधिशेष उत्पादन हुआ, जिससे व्यापार और शिल्प कला को बढ़ावा मिला। तो ये था आर्थिक विकास का पॉइंट। अगला पॉइंट आप बना सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में सामाजिक संगठन। तो दोस्तों, इसमें लिखें कि जनसंख्या वृद्धि और स्थायी बस्तियों ने समाज को संगठित और स्थिर किया। अगला बिंदु बनाइए प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू हुआ। लोहे के उपकरणों और हथियारों का उपयोग कृषि और सैन्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। और अंतिम बिंदु बनाइए राजनीतिक नेतृत्व। तो लीडरशिप क्वालिटी बेहतर हुई। तो कुशल राजनीतिक नेतृत्व ने राज्य के संगठन और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से 4 बिंदुओं में आप बड़े राज्यों के उदय की परिस्थितियों क्या थीं जैसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट को चाहे तो दोबारा से सुने और अगर समझ में आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है महाजनपद कौन कौन से थे और उनका क्या महत्व था। तो इसका उत्तर आपको देना चाहिए कि महाजनपद 16 थे और ये उत्तर भारत में स्थित थे। इनमें से कुछ के नाम आप आंसर में लिख सकते हैं या अगर आपको कहीं बोलना है तो बोल सकते हैं, जैसे कौशाम्बी। कौशाम्बी इस समय वर्तमान उत्तर प्रदेश में था। दूसरा अवध। अवध भी वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित था।
मगध वर्तमान बिहार का पार्ट है। वज्जी ये भी बिहार का पार्ट है। कुरु हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में स्थित था। अगला आप बोल सकते हैं पांचाल, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित था और आज का बरेली है जो उत्तर प्रदेश में, उसके आसपास का यह क्षेत्र था। अगले महाजनपद के बारे में नाम ले सकते हैं मल्ल। मल्ल उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित था। ये जो बॉर्डर है आज का उत्तर प्रदेश बिहार का, इन क्षेत्रों में मल्ल महाजनपद था। और एक अंतिम नाम ले सकते हैं अस्मक। अस्मक आज के महाराष्ट्र में स्थित था। तो ये कुछ उदाहरण दे दें आप 7-8, इसके बाद बताएं कि महाजनपद का महत्व क्या था, क्यों था। तो दोस्तों इसे भी 4 बिंदुओं में सीखें। महाजनपद का महत्व इसलिए था क्योंकि उन्होंने भारतीय राजनीति और समाज को संगठित और स्थिर किया। इन राज्यों में राजनीतिक संगठन, प्रशासनिक ढांचे और सैन्य शक्ति का विकास हुआ। इस महत्व को 4 बिंदुओं में बताएं। पहला, राजनीतिक संगठन। तो दोस्तों इसको इस तरह से समझें कि महाजनपदों में संगठित राजनीतिक प्रणाली का विकास हुआ, जिससे राजा और मंत्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो पहला बिंदु लिखें महत्व का, राजनीतिक संगठन। तो महाजनपदों में संगठित राजनीतिक प्रणाली का विकास हुआ। इससे पहले जो राजनीतिक प्रणालियां थीं महाजनपदों से पहले, वो इतने संगठित नहीं थी, संगठन के स्तर पर वो कमज़ोर थी। और इस संगठित प्रणाली, जो राजनीतिक प्रणाली का विकास हुआ, इसमें राजा और मंत्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था। इससे पहले राजा इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे जितने महाजनपद काल में हो गए। इनकी शक्ति में अत्यधिक विकास हुआ। साथ ही दोस्तों अगला बिंदु बनाएं राजनीतिक संगठन के बाद, सामाजिक संरचना। महाजनपदों ने समाज में वर्ण व्यवस्था और सामाजिक धारणाओं को स्थिर किया। तो सामाजिक संरचना जिसमें वर्ण व्यवस्था और जो विभिन्न सामाजिक धारणाएं थीं, उनको उन्होंने और मजबूती प्रदान की और स्थिर किया। अगला बिंदु बनाएं आर्थिक विकास। महाजनपदों में व्यापार और कृषि का विस्तार हुआ, इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। और अंतिम चौथा बिंदु बनाएं सांस्कृतिक विकास। महाजनपदों ने साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो दोस्तों यह इस प्रश्न का उत्तर था कि महाजनपदों का महत्व क्या है। तो महत्वपूर्ण महाजनपदों को लिख दें और उनके महत्व में ये 4 बिंदुओं को दें: राजनीतिक संगठन, सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास, जिसका अभी मैंने आपसे जिक्र किया है। दोस्तों अगर ये बात समझ में आ गई है तब तो आगे बढ़ते हैं, वरना आप इसको वापस पीछे करें और इसको दोबारा से सुनें, समझें और इसको अपने मन में बिठाएं। अगर बात समझ में आ गई है तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं मगध साम्राज्य का उदय और विकास के संबंध में। तो मगध साम्राज्य का उदय और विकास कैसे हुआ। दोस्तों मगध साम्राज्य का उदय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इसका मुख्य केंद्र पाटलिपुत्र अर्थात आज का पटना था। मगध के शासक बिंबसार और अजातशत्रु ने राज्य का विस्तार किया और इसके विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजनीतिक और सैन्य ताकत का प्रयोग कर आसपास के राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इस बात को डिटेल में समझते हैं और आप भी अगर आप आंसर लिखें तो उसको पॉइंट वाइज इसको लिखें, विस्तार दें। जैसे अगला बिंदु बना सकते हैं बिंबसार। बिंबसार ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया और काशी, अंग और लिच्छवी जैसे क्षेत्र को अपने राज्य के अधीन किया। अगला बिंदु बनाइए इसी आंसर में अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबसार की नीतियों को जारी रखा और वैशाली और कौशल जैसे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। अगला बिंदु बनाइए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर मगध के शासकों ने इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। और अंतिम बिंदु बनाइए
राजनीतिक संगठन। इसमें लिखें आप या बताएं कि मगध के शासकों ने एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली विकसित की जिससे राज्य का सुचारू संचालन हुआ। तो इस तरह से 4 बिंदुओं में आप यह बता पाएंगे कि मगध का विकास कैसे हुआ। दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह है मगध की सफलता के कारण क्या थे। तो इसे भी हम कोई 4 या 5 बिंदुओं में समझेंगे, तो इसको ध्यान से सुनिए। तो मगध की सफलता के कई कारण थे। पहला कारण लिखें या समझाएं, भौगोलिक स्थिति। तो इसमें आप समझें कि मगध की भौगोलिक स्थिति अत्यधिक अनुकूल थी। वह गंगा नदी के किनारे स्थित था, जिससे जल मार्गों के माध्यम से व्यापार और परिवहन सुविधाजनक था। तो पहला कारण बताया आपने भौगोलिक स्थिति के बारे में। दूसरा कारण बता सकते हैं मगध की सफलता का प्राकृतिक संसाधन। मगध के पास पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क था, यानी कि आयरन ओर था, जिससे लोहे के औजार और हथियार बनाए जाते थे। तो दोस्तों, आपको आज भी पता है ये जो बिहार और झारखंड का एरिया है, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क के खान हैं, आज भी पाए जाते हैं। तीसरा बिंदु बनाएं, सैन्य शक्ति। तो मगध के शासकों ने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, जिसमें हथियारों और घुड़सवार सेना का स्थान प्रमुख था। तो सैन्य शक्ति के बारे में आप थोड़ा सा बता दें। और चौथा पॉइंट बनाएं, राजनीतिक नेतृत्व। तो मगध के शासक जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु ने कुशल प्रशासन और राजनीतिक रणनीति का प्रदर्शन किया, जिससे राज्य का विस्तार और स्थिरता सुनिश्चित हुई। और अंतिम 5वां बिंदु बना सकते हैं, आर्थिक समृद्धि। मगध का व्यापार और कृषि अत्यधिक विकसित थे, जिससे आर्थिक समृद्धि और संसाधनों की प्रचुरता बनी रही। तो दोस्तों, ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर कि मगध की सफलता के क्या कारण थे। तो इन 5 बिंदुओं में आप अपने इस पूरे आंसर को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब अंत में हम क्रोनोलॉजी पर आते हैं और देखते हैं क्रोनोलॉजी में बिंबिसार का जो शासन था वो लगभग 544 टू 492 BCE था। अजातशत्रु का शासन 492 से 460 BCE था। वहीं मगध का विस्तार हुआ लगभग 5th सेंचुरी BCE में। नंदवंश का उदय, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, नंदवंश का उदय का समय है 4th शताब्दी BCE। दोस्तों, महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ मैं इस आज के एपिसोड को विराम देता हूँ। उनका कहना था, इतिहास हमें अतीत की गलतियों से सीखने और भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर देता है। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड क्रिएट ए बेटर फ्यूचर। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ इस दिलचस्प यात्रा में भाग लिया। हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों के साथ हमें लिखते रहें। धन्यवाद।